चलिए तो आज से शुरू करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी को, यानी मानव कार्यकी को। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना होता है जैसे मानव में होने वाले, मानव के द्वारा या मानव के अंगों के द्वारा होने वाले कार्यों का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी शब्द हम शुरू में आप लोग को जब बेसिक पढ़ा रहे थे तभी बताए हुए थे। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कार्यकी। और कार्यकी का मतलब क्या है? तो सर कार्यकी में हम लोग उन सभी के बारे में पढ़ते हैं जो हम मनुष्य में होने वाले कार्य जो भी होता है, जैसे मनुष्य के अंगों के द्वारा यानी हमारे शरीर अथवा शरीर के भागों के द्वारा होने वाले कार्यों का अध्ययन कार्यकी कहलाता है। और जैसे नाम आया ह्यूमन, यानी ये मनुष्य की बात हो रही है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में होने वाले, ह्यूमन के बॉडी के द्वारा जितने भी फंक्शन होंगे उन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी की बात कीजिएगा तो प्लांट फिजियोलॉजी उसमें पौधों के अंगों के द्वारा होने वाले कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के द्वारा होने वाले कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे अपना पहला जो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी पाचन और अवशोषण। पाचन और अवशोषण क्या दर्शाता है कि आप जो भी भोजन लेते हैं तो भोजन को लेने के बाद उस भोजन का किस प्रकार से पाचन होता है, फूड किस प्रकार से डाइजेस्ट होता है। अब बात यह आती है कि फूड आखिर जाता किधर है? एस्टोमैक में जाता है फूड, की लीवर में जाता है या ब्रेन में जाता है, पहले जानेंगे ना जी। तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोग को जो पढ़ते हैं उस सिस्टम को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ये हम लोग का थोरैसिक कैविटी हुआ। जैसे यहाँ का जो भाग आप देख रहे हैं ये भाग होता है थोरैसिक कैविटी, वक्ष गुहा, वक्ष गुहा जिसमें हम लोग का दोनों तरफ फेफड़ा होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे वाले चैप्टर में। अच्छा, आज जो हम लोग को पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में, यानी कि ये पूरा पार्ट आपको मिलेगा इसमें। वक्ष गुहा के जस्ट नीचे इसको थोरैसिक कैविटी कहते हैं और इसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव कैविटी कहते हैं, इसको पाचन गुहा कहते हैं। ठीक है, या एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, उदर गुहा इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम लोग इसके फिगर को एक बार समझते हैं। फिगर इसमें आपको कुछ मिलेगा, जैसे पहले इस फिगर को समझ लेना है कि हमारे शरीर के कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से भाग शामिल हैं। पाचन तंत्र में कौन कौन सा ऑर्गन आएगा, पहले उसके बारे में समझ लिया जाए। जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, हम लोग अंदर के बारे में फिर डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यानी कि जब भी आपको भोजन लेना होता है हम लोग को सिर्फ उसी पाइप से मतलब है जो हमारे भोजन को हमारे एस्टोमैक तक पहुंचा सके। एस्टोमैक जो है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में यानी उदर गुहा में बाएं तरफ में ऊपर की ओर होता है। एस्टोमैक अमाशय जो है, अमाशय कहाँ होता है? तो सर ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में यानी कि उदर गुहा में ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर बाएं तरफ में होगा, यानी कि अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है? एस्टोमैक होता है। अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी यानी ऊपर की ओर दाएं तरफ में क्या होता है? लीवर होता है। तो एस्टोमैक से अभी हम लोग को मतलब है, हालांकि लीवर भी सब डाइजेस्टिव सिस्टम जितना एब्डोमिनल कैविटी में है, जैसे लीवर के बारे में, पैनक्रियाज अग्नाशय के बारे में, गॉल ब्लैडर पित्ताशय पित्त की थैली के बारे में, ये इंटेस्टाइन आंत के बारे में, सारे सभी पार्ट के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा, अब ये बात आती है कि हमारा फूड जो है ये प्रवेश करेगा कैसे और फिर ये एस्टोमैक में आएगा। आपको बस मालूम है एस्टोमैक जो होता है इसके अंदर फूड स्टोर रहता है 4 से 5 घंटे तक और उसके अंदर उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि हमारा भोजन कहाँ से प्रवेश करेगा। तो सर हम लोग भोजन को लेते हैं माउथ से, मुख से। पहला नंबर में मुख से भोजन जब लेते हैं तो मुख के द्वारा जब भोजन अंदर आता है तो वो आता है किस में? सर ओरल कैविटी में या बकल कैविटी में, जिससे आप बक बक करते हैं वो ओरल कैविटी। ओ मुंह खोलते हैं तो अंदर जो खाली जगह है उसको बोलते हैं ओरल कैविटी, मुख गुहा। ओरल कैविटी के अंदर 32 दांत होता है एडल्ट में। वयस्क मनुष्य की अगर बात करें, 18 प्लस के लोगों की अगर बात करें तो उसमें कितने दांत होंगे? 32 दांत होंगे। बाकी सभी अलग अलग उम्र के अनुसार अलग अलग दांत होते हैं। जैसे ये अभी आपको डेंटल फार्मूला आगे बताया जाएगा, अब बेसिक में भी हम लोग कुछ इसके बारे में बात किए भी थे।
कब 28 दांत होता है, कब 20 दांत होता है, बताए थे। बच्चे में जो है 20 दांत होते हैं और 17 वर्ष की उम्र में 28 दांत होते हैं, और फिर उसके बाद 18 प्लस के होने के बाद ये टोटल 32 दांत आ जाते हैं। इन सभी दांतों का अलग अलग स्टेज है आने का। हम लोग पूरे दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो समझिए ना कि जब आपको माउथ में पढ़ाया जाएगा तो माउथ का एक भी वैसा भाग नहीं छूटेगा जो आपके माउथ में बाकी रह जाए। इस चैप्टर में सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना है मतलब। अच्छा, माउथ के अंदर आइएगा तो इसको कहेंगे ओरल कैविटी यानी मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर जब जाइएगा तो वहाँ आपको जो मिलता है उसको बोला जाता है टीथ, दांत होता है। और एक मूवेबल यानी घूमने वाला, मस्क्यूलर यानी मांसल, मांस का बना हुआ, मांसल पेशी है, उसी को पेशी कहते हैं। मस्क्यूलर टोंग होता है, जीभ होता है, सॉफ्ट जीभ होगा जो मांस का बना होता है, उसमें हड्डी तो नहीं होता ना जीभ में। अच्छा, तो जीभ होता है। अच्छा, ये जीभ किससे जुड़ा हुआ होता है? तो सर ये जीभ जो है ये सटा हुआ होता है फ्रेनुलम से। जीभ को जब ऊपर उठाइएगा तो इसमें नीचे की तरफ में देखिएगा कि एक पतला सा टिश्यू होता है ऊतक, जिससे कि ये जुड़ा होता है, उसको फ्रेनुलम कहते हैं। और ये अंदर की तरफ में जिस बोन से जुड़ा होता है, हड्डी से, उसका नाम है हाइयोइड बोन। हाइयोइड बोन के द्वारा जुड़ा होता है। नहीं, लोग बोलता है राखी लगा के जीभ खींच लेंगे, तो राखी लगाने के बाद इसलिए कहता है क्योंकि जीभ खींच नहीं पाइएगा, जीभ पकड़िएगा हाथ स्लिप कर जाएगा, राखिए पकड़ के खींचा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए। अच्छा, तो उसके बाद भी तो जब राखी लगा के जीभ को खींचिएगा तो अंदर से खींचिएगा, तो जहाँ से खींचिएगा ना अंदर से, उस भाग को बोलते हैं हाइयोइड बोन, जहाँ से वो जुड़ा होता है। और नीचे की तरफ में जहाँ चिपका हुआ है, नीचे हमारा जीभ रखा हुआ ऐसा है ना, तो नीचवा की तरफ में जहाँ रखा हुआ है वहाँ देखिएगा तो ये फ्रेनुलम होता है, एक पतला सा ऊतक भाग होता है, टिश्यू, जिससे कि वो जुड़ा हुआ होता है ऐसा। अच्छा, उसके बाद इसमें अब अंदर की ओर अब आइए माउथ में। फिर तो माउथ में इसके अलावा फिर आपको मिलेगा पैलेट, तालू। ये दो तरह का होता है। आगे की तरफ में देखिएगा तो सॉफ्ट, पीछे की तरफ में देखिएगा तो सॉफ्ट, और आगे की तरफ में हार्ड। अपने जीभ को ऊपर उठाइए, जीभ को ऊपर, हार्ड लगा, ये हार्ड पैलेट है। पीछे लेके जाइए, फिर पीछे एकदम ऊपर से लेके जाइए पीछे, सॉफ्ट। अब नीचे मत टोइएगा, नीचे मत ढूंढने लगिएगा कहाँ दिख रहा है। नीचे नहीं, ऊपर होता है तालू, फ्लोर में। अच्छा, तो ऊपर में आगे की तरफ हार्ड पैलेट, अब पीछे की तरफ में सॉफ्ट पैलेट होता है, तो तालू भी माउथ में ही होता है। अच्छा, फिर इसके अंदर आप देखिएगा तो अलग अलग प्रकार के सलेवरी ग्लैंड होते हैं। लार ग्रंथि होता है, जिसके द्वारा लार यानी सलाइबा का स्राव होता है। सलाइबा का स्राव जो होता है, आप जहाँ जीभ रखे हुए हैं नीचे, वहीं पे बगल में टच करिए, वहीं पे जहाँ जीभ रखे हैं आगे की तरफ में टच करिए, छोटा छोटा खुरदुरा खुरदुरा दिखेगा आपको, ठीक है, गोला गोला सा। उसको जैसे ही आप बार बार उस पर जीभ को रगड़िएगा, वहाँ से वाटर जैसा सबस्टांस का स्राव होगा, यानी पानी के जैसे तरल पदार्थ का स्राव होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सलाइवा, लार है। मिल रहा है, उसको छूइएगा नीचे, जितना बार उसको टच करिएगा उतना बार उससे ये पानी के जैसा पदार्थ बाहर आएगा। आ रहा है कि नहीं? इस साइड, दाहिने साइड लेके जाइए उसी जीभ को, वहीं नीचे, ऊपर में नहीं लेके जाना। अब जीभ दांत के बाहर निकाल के मत लगिएगा ढूंढने, ऐसा नहीं, अंदर है, दांत के अंदर ही देखना है आपको। दांत के अंदर आगे की तरफ में देखे थे, यहाँ था कि नहीं? अभी इस साइड आ जाइए, दांतवा को ऐसे ही, जीभवा को ऐसे ही घुमाए है। हाँ सर, कुछ खुदरा खुदरा दोनों तरफ में मिल रहा है। उसको छूते ही वहाँ से सलाइवा का स्राव हो रहा है। सलाइवरी ग्लैंड वहाँ है, इसीलिए वो ग्लैंड है, ग्रंथि है, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, तो उसके द्वारा सलाइवा का स्राव होगा। अच्छा, और उसके बाद ये फिर हो गया। तो इस तरह से एक होता है हमारे ये जीभ के, ईयर के तुरंत नीचे जो सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड होता है, जिसको पैरोटिड ग्लैंड का होता है। आगे हम लोग पूरे इसके पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो इतना कुछ आपको मिला कहाँ? माउथ में, यानी माउथ के अंदर ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी को दूसरा नाम में क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। सर बकल कैविटी से अब हम लोग को इधर नहीं जाना है, नो एंट्री लगा हुआ है यहाँ। ये बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ हम लोग को नहीं जाना है सर, यहाँ से हम फूड को लेते हुए और सीधे आ जाएंगे कहाँ सर? अपने फूड पाइप में। इसोफेगस को हम लोग कहते हैं फूड पाइप। ये फूड पाइप है, फूड पाइप है ये। तो हम आ जाएंगे यहाँ से
इसोफेगस में यानी फूड पाइप में, भोजन के नलिका में। अच्छा, इधर जो आप देख रहे हैं ये हमारा एयर पाइप है। ये क्या है जी सर? ये है एयर पाइप। एयर पाइप में बिल्कुल भी नहीं जाना है। एयर पाइप में तब जाना है जब मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, आप दोस्त से बैठ के बात भी कर रहे हैं। नीट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर मान लीजिए कि दो दोस्त अगर टेबल पे बैठकर खाना खा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, अचानक से एक को सड़कता है, तो बताइए वो किसके कारण ऐसा प्रक्रिया हो रहा है? तो सिरकने के कारण होता है, खिसकता उसको क्यों है वो सब हम बताएंगे। जब आपस में आप बात करते हैं ना, तो यहाँ पे कंठ छद होता है जिसको इपिग्लॉटिस कहते हैं। इपिग्लॉटिस कंठ को यानी ग्लॉटिस को ढक्कन के समान संरचना होता है इपिग्लॉटिस, जो ढका होता है। ईयर पाइप को जा उठाइए तो ईयर पाइप अब देखिए अब क्या होता है कि हमारा एयर पाइप होता है। तो जो एयर पाइप है इसके अंदर किसको जाना है? एयर को जाना है, फूड को तो जाना नहीं है। तो उसके लिए वहाँ पे एक इपिग्लॉटिस होता है, कंठछद होता है जो उसको ढके रहता है। अच्छा, इसमें हिंदी भी है इस सब का, लेकिन हम आपसे बस यही विनती करेंगे कि आप ज़्यादा हिंदी पे ध्यान मत दीजिएगा, इसका हिंदी वर्ड मत याद करने की कोशिश करिएगा। अब मान लीजिए इपिग्लॉटिस याद कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि आप उसका हिंदी शुद्ध हिंदी याद करिएगा, कंठ छद। इसका हिंदी जो होगा वो टफ होता है, इंग्लिश तो आसान होता है, तो इसलिए ज़्यादातर इसमें इंग्लिश वर्ड को याद करिए। और इंग्लिश वर्ड आखिर वो क्या है? अरे लीवर मतलब आपको क्या याद रखने हैं? लीवर मतलब हिंदी में यकृत याद रखने क्या जरूरी है? अब किडनी मतलब आपको ब्रिक याद रखने की क्या जरूरत है? आप ये जानिए ना कि किडनी बोले तो किडनी कैसा होता है ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, बस इससे मतलब है। अगर कोई लीवर बोलता है तो आपके दिमाग में बस लीवर का फिगर बन जाना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि लीवर मतलब आपको जब तक उसका हिंदी यकृत याद नहीं होगा तब तक आपसे उसका याद ही नहीं हो सकता है, फिगर याद नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, तो अब देखिए, तो इसमें हम क्या देखे हैं? इपिग्लॉटिस एक ढक्कनुमा संरचना होता है जो कि ग्लॉटिस को यानी कि एयर पाइप को ढक देता है। कब? जब आप भोजन को निगलते हैं। अच्छा सर, जब हम भोजन को निगल रहे होते हैं तो इसका मतलब उस समय में हमारा सांस नहीं ले सकते हैं, फूड पाइप एयर पाइप बंद है। एयर पाइप अब खुलेगा कैसे? तो उस टाइम में अगर आप बात कर रहे हैं, खाते वक्त बार बार बात कर रहे हैं, तो पहले के लोग मूर्ख नहीं थे, बार बार बोलते हैं आपको कि खाते वक्त बात नहीं ना किया जाता है। तो आजकल का अलग फैशन हुआ है, मुंह में लिए हुए हैं, बोला नहीं जा रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती बोल रहे हैं। बोलते बोलते पता चला कि सामने वाले के मुँह पे छींटा मार दिए, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। तो उससे क्या होगा? मान लीजिए कि जब अगर आप बोलिएगा तो उस क्रम में आपका इपिग्लॉटिस क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। इपिग्लॉटिस जैसे ही हटा, अब वो ग्लॉटिस के अंदर यानी एयर पाइप के अंदर आपका फूड पार्टिकल्स प्रवेश कर जाएगा। तो एयर पाइप में जैसे फूड पार्टिकल जाएगा, आप तुरंत सीधे आपको सरकेगा तब जोर से। और जब छींक आएगा तो देखिएगा कि आप जोर से छींके, छींकने के बाद क्या हुआ कि अंदर का फूड पाइप से निकला हुआ जो चावल का टुकड़ा है और सीधे कहीं अगर मान लीजिए कि यहाँ मुंह के पास में रुक गया तब तो ठीक है, ओरोफेरिंग्स में रुक गया तब तो ठीक है, या तो सीधे चला जाता है नेजोफेरिंग्स में, आज जाके नाक की तरफ से निकलता। फेरिंग्स जैसे कि आपको अब बताएंगे फेरिंग्स क्या है। तो देखिए यहाँ ये फेरिंग्स आप देख रहे हैं। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स क्या है? तो सर फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यानी कि फेरिंग्स भोजन के लिए और हवा के लिए एक समान रास्ता होता है, कॉमन रास्ता होता है। जैसे मान लीजिए कि भोजन इस रास्ते से यहाँ प्रवेश किया, आया यहाँ भोजन। अच्छा, एयर जो है इधर से आप लिए, इधर से आप एयर लिए, एयर जो है फिर इधर एयर भी आया, तो भोजन और एयर दोनों एक साथ एक ही जगह पर पहुंच रहा है, उसको फेरिंग्स। जैसे मान लीजिए उधर से कोई आ रहा है
तो आने के बाद अगर मान लीजिए उसको क्लासरूम में आना है तो क्लासरूम में आने के लिए वही रास्ता है। अगर उसको टॉयलेट जाना है तो वहाँ से बगल वही रास्ता है, कॉमन रास्ता है ना जी। आगे बढ़ने के बाद रास्ता बदल रहा है लेकिन वहाँ तक तो कॉमन रास्ता है। कहीं मान लीजिए कोई धक्का मार दिया तो पता चलेगा क्लासरूम में घुसने के बजाय बाथरूम में घुस जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए तो वैसे ही होता है, फेरिंग्स के पास में आया फूड और एयर दोनों, लेकिन यहाँ से अब फूड को इधर जाना है, एयर को इधर आना है। कहीं अगर आप बात कर रहे हैं, अचानक से बात करते वक्त क्या हुआ कि आपका इपिग्लोटिस सही तरह से वर्क नहीं किया, जिसके कारण आपका फूड पार्टिकल एयर में पहुंच गया। अब उसके कारण आपको सरकेगा, फिर ये यहाँ से या तो यहाँ नेजोफेरिंग्स के पास पहुंच जाएगा, नेजोफेरिंग्स नाक में चला गया, नहीं तो ओरोफेरिंग्स यानी कि आपके मुख में चला गया। बात समझ में है? ऐसे ही होता है। तो फेरिंग्स क्या है? तो सर फेरिंग्स भोजन के लिए और हवा के लिए एक कॉमन पैसेज है, यानी कि एक सामान्य रास्ता होता है। समझ में आया? अच्छा, ईसोफेगस क्या है? तो सर ईसोफेगस एक पतली सी और लंबी सी, अभी इसके बारे में आप कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी सिर्फ फिगर देख कर एनालिसिस करिए केवल। सर ईसोफेगस एक फूड पाइप है, पतला और लंबा सा नलिका होता है। अच्छा अब देखिए, उसके बाद ये आगे का जो पोर्शन घिरा हुआ है ना, ये यहाँ आप जब भी बोल रहे होंगे तो वाइब्रेशन हो रहा होगा, यानी कि यह है आपका एयर पाइप। एयर पाइप यहाँ है, ये आगे एयर पाइप देख रहे हैं, आगे दिख रहा है, ये तो गर्दन ऐसे ना घुमाया हुआ है, मतलब इसका एयर पाइप आगे की तरफ दिख रहा है कि नहीं। तब उसके पीछे होता है फूड पाइप। अभी मत सोचिएगा अच्छा ये सब फूड पाइप गया है का, नहीं, ये होता है पहले आगे है एयर पाइप, जैसे बोलिएगा वाइब्रेशन कर रहा होगा। अच्छा सर चलिए हम लोग जैसे तैसे तो करके ईसोफेगस में आ गए। ईसोफेगस में जब ये भोजन हमारा आया तो यहाँ से ये कहाँ प्रवेश करेगा? सर ये स्टोमैक में, अमाशय में प्रवेश करता है। अमाशय के अंदर जब ये आता है तो अब देखिए स्टोमैक के पास में एक गार्ड बैठा हुआ है, यहाँ पे भी एक गार्ड बैठा हुआ होता है। उस गार्ड का काम होता है कौन अंदर आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, पहले वो आइडेंटिटी कार्ड को चेक करेगा। तो इसे मांगेगा आइडेंटिटी कार्ड भोजन से, तो भोजन अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा। यहाँ पे जो गार्ड रहता है, एक गार्ड यहाँ होता है और एक गार्ड यहाँ होता है। यहाँ जो गार्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक एस्पिंक्टर। क्या बोलते हैं उसको? कार्डियक एस्पिंक्टर। गार्ड का नाम है कार्डियक एस्पिंक्टर। और ये गार्ड का काम है कि सर ये जो ईसोफेगस से जब भोजन अमाशय यानी स्टोमैक में जब प्रवेश करता है तो उसको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, देखना कि किसकी ज़रूरत है, किसको अंदर लेंगे और किसको बाहर निकलने देंगे। ये गार्ड करने का काम होता है कार्डियक एस्पिंक्टर का। कार्डियक एस्पिंक्टर बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप देखे कचड़े वाला जो डब्बा होता है, जिसमें आप ऊपर से कचरा डालते हैं तो स्लाइड हो जाता है, स्लाइड अप होता है ना, जैसे डालिएगा ये ऐसे डब्बा है, अगर इसमें कचरा आप रख रहे हैं तो ये ऐसे हो जाता है और कचरा नीचे चला जाता है, फिर ये ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल वैसे ही ढक्कन होता है ये कार्डियक एस्पिंक्टर। जैसे ही भोजन आया तो भोजन के आते ही ये ऐसे हुआ, अब भोजन अंदर प्रवेश करेगा, फिर बंद, यानी अंदर की कोई भी चीज़ें ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि ये ऐसे ही खुल सकता है, ये ऐसे ऊपर की ओर नहीं जाएगा। चलिए भोजन इसके अंदर आ गया। भोजन जब स्टोमैक में आता है तो इसके अलग अलग भाग होते हैं, जैसे स्टोमैक के भी अभी 4 भाग हम लोग को पढ़ना होता है। तो जैसे कि ये कार्डियक भाग होता है, फिर यहाँ पे फंडस होता है, यहाँ कार्डियक होता है, फंडस होता है, बीच में बॉडी होता है और यहाँ पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक जहाँ होता है वहाँ पे फिर एक स्पिंक्टर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से इंटेस्टाइन की शुरुआत हो रही है, आंत की शुरुआत हो रही है, और आंत के पहले भाग को बोलते हैं ड्यूडेनम, जो सी शेप का होता है। कौन सा शेप है यहाँ? सी जैसा दिख रहा है, तो सर ये सी शेप का होता है। और ये हो गया एस्टोमैक। एस्टोमैक का शेप क्या होता है? क्या एबीसीडी नहीं सीखे हैं क्या? बना नहीं दिए हैं? कैसा दिख रहा है? अरे एबीसीडी में क्या है? जे शेप्ड का होता है। अच्छा तो याद रखेंगे एस्टोमैक का शेप क्या है? सर एस्टोमैक जे शेप्ड का होता है, जे। अच्छा सर ड्यूडेनम किस शेप का होता है? सी शेप का होता है, याद रखिएगा सी शेप्ड का होता है। अब देखिए तो अब ये पाइलोरिक भाग यहाँ होता है, यहाँ होता है पाइलोरिक, और पाइलोरिक के पास में जो स्पिंक्टर होता है यहाँ एक और गार्ड बैठा होता है कि स्टोमैक के अंदर, अमाशय के अंदर होता है एक एसिड जिसका नाम है क्या? HCl। और HCl की पीएच वैल्यू कितना होता है? सर HCl का वैल्यू होता है 1.8। 1.8 का मतलब हुआ सर, 1.8 का मतलब होता है हाईली एसिडिक, और हाईली एसिडिक बोलने का मतलब होता है
कि बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है, यानी कि मजबूत, ये शुद्ध अम्ल होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब इसमें जो भोजन है स्टोमैक में, अब ये स्टोमैक से कहाँ जाएगा सर? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ड्यूडेनम क्या होता है? तो ये होता है सर ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडेनम। उसके बाद वाले भाग को जेजूनम कहते हैं और उसके बाद वाले को इलियम कहते हैं। देखिए क्या हुआ कि यहाँ से भोजन प्रवेश किया, तो भोजन जब, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब सर भोजन ईसोफेगस से स्टोमैक में प्रवेश करता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है? तो क्या बोलिएगा सर? कार्डियक स्फिंक्टर। अच्छा, जब भोजन स्टोमैक से यानी आमाशय से जब इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम में आता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है? तो सर उसको नियंत्रित करता है, यहाँ वाले भाग को पाइलोरिक बोलते हैं ना, तो इसको नियंत्रित कौन करेगा? तो सर इसको नियंत्रित करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। चलिए यहाँ बना देते हैं पाइलोरिक SPH डॉट लिख दिए तो समझ जाइएगा, यही है स्फिंक्टर, पूरा नाम यहाँ लिख दिए हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो किसको? पाइलोरिक स्फिंक्टर, याद हो जाएगा, कार्डियक स्फिंक्टर। अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि सर पहले कार्डियक होगा कि पहले पाइलोरिक होगा, यही कंफ्यूजन होता है। तो ABCD में पहले C आता है कि पहले P आता है? C आता है पहले, तो इसे समझ लीजिएगा पहले C नीचे P, मैंने पहले कार्डियक तब उसके बाद पाइलोरिक। अब आइए पाइलोरिक स्फिंक्टर से होते हुए ये कहाँ पहुंच गया? ड्यूडेनम में, सर स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग में, छोटी आंत के पहले भाग में प्रवेश किया। उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ सर? ये हमारा ड्यूडेनम का जो शेप होता है ये C शेप का होता है, C आकार का होता है। इसके बाद अब आते हैं हम लोग जेजूनम में, जो मिडिल क्वाइल होता है, यानी कि मध्य वाला भाग, इंटेस्टाइन का जो मध्य भाग होता है और वो क्वाइल अवस्था में होता है। क्वाइल बोलते हैं वायर को, तार को, तो कोई भी घूमी हुई चीजें क्वाइल कहलाती है। तो ये मिडिल क्वाइल्ड होता है, यानी कि मध्य घुमा हुआ भाग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाइल्ड। तो ये जेजूनम हो गया। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। पहला नंबर में ड्यूडेनम, दूसरे नंबर में जेजूनम और तीसरे नंबर में आता है इलियम, तीसरे नंबर में इलियम। अब देखिए तो सबसे लास्ट पार्ट जो होता है ये हमारा क्या है? इलियम है। इलियम का अंतिम छोर देखिए यहाँ तक है, इलियम का अंतिम छोर यहाँ तक है। तो सर इलियम अब किस में प्रवेश करता है? तो इलियम जिसमें प्रवेश करता है ना वो बड़ी आंत है। छोटी आंत कहने का मतलब ये नहीं है कि वो छोटा होता है और बड़ी आंत बड़ा होता है, नहीं। छोटी आंत पतला होता है और लंबा होता है, बड़ी आंत मोटा होता है और छोटा होता है, याद रखिएगा। बड़ी आंत इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि ये मोटा है इसलिए बड़ी आंत है, छोटी आंत मतलब ये पतला इसलिए छोटी आंत है। ये मत सोचिएगा कि अच्छा छोटी आंत छोटा होता है, ऐसे कॉमन भाषा में लोग इसको कहता है कि 49.5 आंत का होता है, समझ रहे हैं ना? तो ये इसको छोटा मत समझिए। अच्छा, अब उसके बाद देखिए तो यहाँ तक इलियम हो गया। ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग क्या है जी? इलियम है, ये इलियम। अब इलियम का प्रवेश देखिए किस में होता है, इलियम किस में प्रवेश करता है? इलियम किस में प्रवेश करेगा? हम ये पूरे पार्ट को कौन किस में खुलता है पूरा भाग हम लोग लिखेंगे, पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे एक। उसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की कहानी वहीं पे खत्म। अब तो खाली इसके बारे में पढ़ना है, सारा बात हम आप लोगों को पहले इस फिगर में समझा दे। अच्छा, अब क्या हुआ कि सर इलियम किस में खुलेगा? तो सर बड़ी आंत में। बड़ी आंत के पहले भाग को क्या कहते हैं? सर सीकम। क्या पढ़ेंगे? सीकम, सीकम बोलेंगे। तो सर इलियम किस में प्रवेश करता है? सीकम में। सीकम क्या है? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है। अच्छा चलिए सीकम। अब सीकम फिर किस में खुलेगा? सीकम जो होता है ना वो उसको हालांकि हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड मतलब अंधा, अंधनाल कहते हैं उसको, अंधा। आप सैक यानी कि मतलब होता है कोष, थैला। तो इस तरह से यह क्या होता है? एक अंधा थैला है, मतलब अब ये नीचे कहीं नहीं खुलने वाला है, बंद रहता है वहां। और उस जगह पे एक उंगलीनुमा छोटा सा एक उंगलीनुमा संरचना, एक उंगलीनुमा संरचना लटका हुआ होता है जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको? अपेंडिक्स कहते हैं। तो अब पूछा जाएगा कि अपेंडिक्स किधर होता है? ये ऐसे हाथ रख के खड़ा हुआ है तो अपेंडिक्स बाएं तरफ में है ना,
देखिए बढ़िया से, बाएं तरफ में है क्या? नहीं सर, दाएं तरफ में है। राइट हैंड इधर हुआ ना, लीवर इधर है ना, है तो लीवर राइट के तरफ में ना होता है, यानी नीचे में। तो अब सुनिए, बहुत लोग ऐसा भी होता है जो कि होता है बाएं तरफ में दर्द हो रहा है, लग रहा है अपेंडिक्स का दर्द है। बाएं तरफ में अगर दर्द हो तो टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि अपेंडिक्स बाएं तरफ में होता ही नहीं है, वो दाएं तरफ में होता है। बात समझ में आया? अच्छा, वो कहाँ होता है? तो सर बड़ी आंत के पहला भाग सीकम से लटका हुआ होता है, सीकम के पास जुड़ा हुआ होता है। अब मान लीजिए कि ये डॉक्टर लोग को सब कुछ पता रहता है कि सीकम कहाँ है। नए सीखे हुए जो डॉक्टर होते हैं उनमें या पुराने में यही अंतर होता है, पुराने वाले को पता है कि वहीं पे है सीकम, तो उसके लिए वो बगल में वहीं पे थोड़ा सा हल्का चीरा मारेंगे और वहीं से सीकम को ऊपर की ओर खींचेंगे, सीकम को खींच के वहाँ से अपेंडिक्स को काट के ऑपरेशन कर देंगे, वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो कम सीखा हुआ रहता है, नया वाला जो डॉक्टर होता है, वो बेचारा शुरू करेगा यहाँ से चीरना। अब पूरा एक लगेगा कि गेट खोल रहा है, गेट खोल के हटा देगा, तब उसमें बैठ के तब अपेंडिक्स को निकालेगा, और उसके बाद फिर चैन लगा देगा। चैन मतलब सिलाई कर देगा। अब वो हो गया आपका हमेशा वहाँ खुला हुआ। अब जिस दिन आप भारी वजन उठाइएगा वहाँ से फिर खुल जाएगा, क्योंकि वो चैन लगा है, चैनवा टूट जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से वो होता है। तो नए डॉक्टर में, पुराने डॉक्टर में, चूंकि पुराने डॉक्टर को एक्सपीरियंस है, उसको मालूम है कि सीकम कहाँ होता है, फिर वो भी कभी पुराना हो जाएगा, उसको भी मालूम चल जाएगा चीरते चीरते कहाँ होता है, तो एक बार मालूम चल जाएगा। 2-3 आदमी को मारेगा, खुद पता चल जाएगा कहाँ होता है। एक दो बार पिटाएगा, मैंने परिजन लोग जो है तो ऐसे बिना धोए थोड़े छोड़ेगा, कितना वो करीबी डॉक्टर हो, कितना भी करीबी डॉक्टर हो, केस खराब होगा तो पहले डॉक्टर के पास पहुंचेगा लाठी लेके। अच्छा चलिए, तो ये तो हो गया जैसे कि अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन उसको कहते हैं जो हमारे शरीर में आज तो मौजूद है पर वो किसी काम का नहीं है। तो अक्सर अगर किसी भी कारण बस पथरी उथरी अगर किसी को हो जाता है तो उसके लिए कभी भी अगर वो ऑपरेशन करवाता है तो उसी समय में वो डॉक्टर से बोल देता है कि काम करिए, अपेंडिक्स को हटा दीजिएगा, और नहीं तो डॉक्टर खुद अपेंडिक्स को हटा देता है। क्यों? क्योंकि ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, मतलब कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई उपयोग हमारे शरीर में अब है नहीं। ये हमारे शरीर में मौजूद तो है पर हमारे किसी काम का नहीं, यहाँ लॉस कर सकता है। जैसे अपेंडिसाइटिस जो बीमारी होती है, अपेंडिसाइटिस, इसमें अपेंडिक्स क्या होता है? पक जाता है, फूल जाता है, बढ़ जाता है, फूल जाएगा, और जिसके कारण क्या होता है कि ये फट जाता है पककर, और उसके बाद पूरा जहर फैल जाता है शरीर के अंदर, जिसके कारण इंसान की मृत्यु हो सकती है। मृत्यु हो सकती नहीं, हो जाती है, बहुत लोग मरते हैं इसके द्वारा। तो समझिए कि अगर इसका एक टाइम होता है कि इतने समय के अंदर में अगर नहीं निकाला गया तो तुरंत फट जाएगा। ये ज़्यादा देर तक, ये ऐसा नहीं है कि बहुत मोटा थैली है जो फटिए नहीं सकता है, कितना वो फूलते चला जाए। हाँ, तो इसलिए डॉक्टर इसको खुद निकाल देते हैं, क्योंकि किसी काम का नहीं है। और इसका काम था, तब काम था जब हम कच्चे मांस को खाया करते थे, जब आदिवासी लोग, चूँकि हम लोग का इवोल्यूशन हुआ है, हम आज अगर मान लीजिए इतना स्टैंडर्ड अपने आप को फील कर रहे हैं, तो आप उस चिंपांजी को पे पत्थर मारने की ज़रूरत नहीं है, उस बंदर पे पत्थर मारने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हमारे ही प्रजाति से था, और उसी से हम लोग भी इवॉल्व हुए हैं, मतलब उसी से हम लोग भी विकसित हुए हैं चिंपांजी से। और आज मान लीजिए कि चिंपांजी वहीं का वहीं रह गया, वहीं आपके साथ पढ़ने वाले बहुत स्टूडेंट जो अभी घर पे हैं, जो आराम फरमा रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि 11th पढ़ के क्या होगा, 12 भी पढ़ेंगे, तो वो बच्चे भी चिंपांजी की तरह, उनका कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, वो भी ऐसे ही रहेंगे, और आप आगे बढ़ जाइएगा, फिर उनको उठा के चिड़ियाघर में डाल दिया जाएगा, जाकर वहाँ आप पत्थर चलाइएगा। मतलब वो उस समय ठेला चलाएंगे, रिक्शा खींचेंगे, कभी रिक्शा खींचते हुए मिलेंगे आप ही को, अरे भाई तुम मेरे ही साथ पढ़ा हुआ है विद्या क्लासेस बायोलॉजी में, हाँ हाँ, तो अभी रिक्शा चला रहा है, क्या करे भाई, वहाँ से पढ़े 12 में फेल कर गए, तब से रिक्शा चला रहे हैं, अब तुम तो पढ़ने में तुम लोग अच्छा था इसलिए अच्छा कर लिया, तो उस समय उसको समझ में आता है। तो आज समझना चाहिए, आज घर पे बैठा हुआ है तो बन जाएगा वहीं जिसका कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद अपेंडिक्स के जस्ट ये सीकम हो गया पहला भाग लार्ज इंटेस्टाइन के। सीकम ऊपर की ओर जब बढ़ेगा तो उस भाग को बोलते हैं कोलोन। अब कोलोन जो होता है 3 तरह का होता है, एक होता है ऊपर की ओर जो, हाँ, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, नहीं अब 4 हो गया है, शायद इसमें चौथा अभी नहीं जोड़ा है, 4 हो गया है अब, मतलब एनसीईआरटी अब 4 नहीं हुआ है, 4 पहले ही था, लेकिन एनसीईआरटी इसको थोड़ा विस्तृत अभी डिस्क्राइब नहीं किया था उतना। अब क्या हुआ है, जैसे सीकम है, सीकम के बाद कोलोन होता है, तो कोलोन ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं कोलोन है, तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है ना,
तो उसको बोलेंगे बढ़ते क्रम में है क्लोन, तो उसको एसेंडिंग क्लोन कहते हैं। अच्छा, यहाँ भी क्लोन है जो नीचे घटते क्रम में है, यहाँ भी क्लोन जिसको डिसेंडिंग क्लोन कहते हैं। यहाँ एसेंडिंग क्लोन, यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है तो डिसेंडिंग क्लोन। अच्छा, यहाँ जो आप देख रहे हैं इस क्लोन को कहते हैं ट्रांसवर्स क्लोन। ऐसे आप पढ़े हैं ना जी, फिजिक्स में पढ़ते होइएगा, ये ट्रांसवर्स है, अनुप्रस्थ। अच्छा, ट्रांसवर्स क्लोन हो गया, ये हो गया ट्रांसवर्स क्लोन। ठीक है, यह नाम नहीं दिया है हालांकि ट्रांसवर्स, हाँ दिया है देखिए, ट्रांसवर्स क्लोन का यहाँ दिया है ट्रांसवर्स क्लोन। तो एसेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन और डिसेंडिंग क्लोन, और यहाँ होता है सिग्मोइड क्लोन। सिग्मोइड क्लोन इसको कहते हैं, सिग्मोइड क्लोन। और सिग्मोइड क्लोन का जिसमें प्रवेश होता है उसको कहते हैं रेक्टम। यही रेक्टम है जहाँ पे सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए आकर स्टोर करता है और स्टोर रहता है और वो बार बार आपको प्रेशर करता है, चलिए ना, काहे परेशान कर रहे हैं, नहीं जाइएगा तो हम बाहर निकल जाएंगे, फिर आप कहते रह जाइएगा। तो इसलिए अब उसके बाद ये एनस होता है, इसको हम लोग मल द्वार कहते हैं, माने मल द्वार से होकर टॉयलेट बाहर आता है, बाहर निकलता है। अच्छा, तो ये हो गया रेक्टम जो है, ये क्या है, तो सर रेक्टम एनस के जस्ट ऊपर का भाग है जिसमें थोड़े समय के लिए भोजन स्टोर रहता है। यानी कि सर बड़े आंत के कितने भाग, सीकम, क्लोन और रेक्टम। सीकम, क्लोन और रेक्टम, 3 भाग। क्लोन के कितने भाग, 4 भाग। कौन, एसेंडिंग क्लोन, क्या बोलेंगे, एसेंडिंग क्लोन, फिर ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, सिग्मोइड क्लोन। याद कर लीजिए, अभी सब याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम किस में प्रवेश किए हैं सर, माउथ में। माउथ से एनस तक निकलना है, तो माउथ से एनस तक के पूरे भाग को एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है, यानी आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है सर, माउथ से लेकर एनस तक, यानी मुख से लेकर मल द्वार तक फैला होता है। हम कहाँ प्रवेश किए, पहले मुख में। मुख में गए तो ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से कहाँ गए, फेरिंग्स। क्या बोलिएगा, फेरिंग्स, मेरे साथ बोलिए, फेरिंग्स। फेरिंग्स किस, फेरिंग्स ऊपर हो गया, फेरिंग्स। फेरिंग्स किस में आएगा सर, ईसोफेगस में। ईसोफेगस यानी फूड पाइप। ईसोफेगस से फिर किस में आएंगे सर, अब एस्टोमैक में। एस्टोमैक से कहाँ जाएंगे सर, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। छोटी आंत से कहाँ जाएंगे, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाएंगे सर, एनस में। एनस मल द्वार, मल द्वार से फिर कहाँ जाएंगे, पेट में, यानी बाहर। बस समझ में। चलिए, तो इस तरह से ये माउथ से लेकर एनस तक फैला हुआ है। अब पूरा भाग इसमें होगा। छोटी आंत के फिर कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कौन कौन, ड्यूडेनम, ग्रहणी सब मत याद करिए, हाँ सीधे बोलिए, सीकम, क्लोर, सॉरी, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, शुद्ध हिंदी इसका देखिए ना, रोना आ जाएगा, उसे मत याद करिए। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, लार्ज इंटेस्टाइन के भाग कितने होते हैं, 3 है, सीकम, क्लोन और रेक्टम। क्लोन के 4 भाग होते हैं। कौन कौन, एसेंडिंग क्लोन, एसेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, सिग्मोइड क्लोन। बस समझ में आ गया। तब लास्ट में रेक्टम, और रेक्टम से होकर एनस, एनस से होकर बाहर। चलिए, यही पार्ट था जो आपको पढ़ना है इसमें। अच्छा, अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पूरे, हाँ इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए, पहले हम एक बार आपको बता देते हैं, सब एलिमेंट्री कनाल को हम लोग लिख लिया जाए। पहले एलिमेंट्री कनाल को हम लिखेंगे, ठीक है। या अभी रुक जाइए, एलिमेंट्री कनाल के लिए अभी रुकिए। चलिए, अब इसमें हम लोग एक एक करके पहले इनके बारे में अब समझते चलेंगे। आगे हम लोग को इसमें टॉपिक जो जो पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड के बारे में। भोजन, भोजन क्या है, भोजन समय क्या मिलता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि पोषण के बारे में। न्यूट्रिशन आप लोग को बेसिक क्लास में पढ़ाया भी गया है, वहाँ से आपको मालूम होगा। चलिए, अब इसमें
सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिशन क्या है सुनिएगा, न्यूट्रिशन पोषण के बारे में। पोषण क्या है ये बात आप लोग को बताया गया सर। पोषण इज द यानी न्यूट्रिशन इज द गेटिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स यानी फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। यानी आपको बताए हुए थे एक हम न्यूट्रिशन का डिफिनेशन किए हुए थे, द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ, यानी कि भोजन को लेने तथा उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया, यानी यूटिलाइजेशन। भोजन क्या देता है हमें सर? ऊर्जा देता है। तो वही बात है, न्यूट्रिशन इज द गेटिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिशन इज द गेटिंग यानी इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी या यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड जो हम लेते हैं, भोजन जो लेते हैं, किसी जीव के द्वारा भोजन के लेने तथा उससे ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया तो क्या कहा जाता है सर? पोषण कहा जाता है। तो न्यूट्रिशन इज द गेटिंग मतलब लेना, यानी भोजन को देना, किसी जीव के द्वारा भोजन को लेने, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स का मतलब हुआ भोजन। एनर्जी रिच मतलब होता है यानी कि ऊर्जा से भरपूर, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। तो ऊर्जा से भरपूर पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलेगा सर? भोजन से मिलेगा। तो हम जो भी भोजन लेते हैं, भोजन के लेने तथा उस भोजन से हमें ऊर्जा के प्राप्त होने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। सर हम अगर न्यूट्रिशन करते हैं यानी कि पोषण करते हैं तो उस पोषण से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो पोषण से हमें प्राप्त होता है, पोषण हमें क्या क्या देता है सर? पोषण से हमें क्या मिलता है सर? सबसे पहला नंबर में कि भोजन से हमें बॉडी के ग्रोथ के लिए एनर्जी प्राप्त होता है। जब भी हम भोजन लेते हैं तो भोजन को लेने से सर हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज़, यानी कि लाइफ के लिए। थोड़ा यहाँ कटा हुआ है इसीलिए नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम लोग उसको अलग लिख लेंगे, उसमें हो जाएगा। क्या होता है सर? हमें इससे एनर्जी मिलता है, ये ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा क्यों? भोजन हमें क्या देता है? तो सर फूड हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, काहे के लिए? फॉर लाइफ एक्टिविटी, यानी हमारे जीवन के कार्य के लिए, जीवन के क्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, पहला नंबर में। दूसरे नंबर में सर हमें क्या देता है सर? ये ग्रोथ प्रदान करता है, ये हमें ग्रोथ प्रदान करता है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करता है। और रिपेयर ऑफ टिश्यू, और हमारे ऊतकों का मरम्मत करता है, ऊतक का मरम्मत करता है यानी कि रिपेयर करता है। तो इसको हम अलग से लिखवा देंगे। अभी आप लोग नोट करिए, फूड एंड न्यूट्रिशन पर एक हेडिंग डालिए, फूड एंड न्यूट्रिशन, यहाँ से हेडिंग डालिए। चलिए हिंदी लिखेंगे, बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों के द्वारा, देखिए जीवों के द्वारा, जीवों के द्वारा जीवों के द्वारा ऊर्जा से भरपूर, जीवों के द्वारा ऊर्जा से भरपूर पोषक तत्वों, जीवों के द्वारा ऊर्जा से भरपूर पोषक तत्वों, जीवों के द्वारा ऊर्जा से भरपूर पोषक तत्वों ब्रैकेट में कर दीजिएगा भोजन। ये सब कहाँ मिलेगा? भोजन में मिलेगा, यानी भोजन की बात हो रही है। तो ऊर्जा, जीवों के द्वारा ऊर्जा से भरपूर पोषक तत्वों यानी ब्रैकेट में भोजन के लेने तथा जीवों के द्वारा ऊर्जा से भरपूर पोषक तत्वों के लेने तथा इससे ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया को, तथा इससे ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया को यानी यूटिलाइजेशन, यानी यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उससे आपको प्राप्त होना, फायदे होना, ठीक है, तथा इससे लाभ होने की प्रक्रिया को, या सीधे आप लिख लीजिए तथा इससे ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। हो गया? चलिए पोषण कहा जाता है। अब लिखना है फूड प्रोवाइड्स,
फूड प्रोवाइड्स लिखकर एरो दे दीजिएगा। फूड प्रोवाइड्स लिखकर एरो दे देना है, यानी इसका मतलब हुआ भोजन से प्राप्त होता है। क्या लिखिएगा? फूड प्रोवाइड्स का मतलब क्या हुआ? भोजन से प्राप्त होता है। अब ये बात करेंगे कि भोजन से क्या क्या प्राप्त होता है। फूड प्रोवाइड्स लिखकर आपको क्या लिखना है हिंदी इसका? सर भोजन से प्राप्त होता है, इसका मतलब हुआ भोजन से प्राप्त होता है। क्या क्या होता है? चलिए, अब उसके लिए भोजन से प्राप्त होता है लिख लिए। अब उसके लिए लिखना है पहले नंबर में, पहला नंबर में क्या लिख लीजिएगा? तो सर एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज। पहला नंबर में लिखिए एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटी, या सीधे लिख लीजिए एनर्जी। पहला नंबर में एनर्जी। दूसरे नंबर में क्या देता है? तो इसमें हो जाएगा मटेरियल्स फॉर ग्रोथ। तो दूसरे नंबर में आप लिख लेंगे मटेरियल्स फॉर ग्रोथ, मटेरियल्स फॉर ग्रोथ। तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर में मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को बनाए रखता है। बाबू खाना नहीं खाइएगा ना तो शरीर का तापमान खत्म हो जाएगा, तुरंत मूर्छा के गिर जाइएगा, समझे कि नहीं? गर्मी के दिन में ठंडा का एहसास होने लगेगा, भोजन अंदर नहीं रहेगा तो। गर्मी के दिन में अगर शरीर, ठंडा के दिन में भी शरीर में अगर भोजन है तो आप अपने आप को मजबूत समझिएगा, ठंडा आपका असर नहीं आपको पड़ेगा। यानी कि ये क्या करता है? सर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है। और चौथे नंबर में क्या करता है? तो चौथे नंबर में हो जाएगा यहाँ पे क्या करता है? रिपेयर टिश्यू, रिपेयर यानी ऊतकों का मरम्मत करता है। ठीक है, हो गया। रिपेयर नहीं, सॉरी रिपेयर ना होगा जी, रिपेयर, रिपेयर, रिपेयर ऑफ टिश्यू यानी ऊतकों का मरम्मत करता है। तो आप क्या लिखे हैं? फूड प्रोवाइड, यानी आप ऊपर क्या लिखे थे सर? फूड प्रोवाइड्स, फूड प्रोवाइड्स यानी कि भोजन प्रदान करता है। क्या क्या देता है? तो सर सबसे पहले ये ऊर्जा देगा, ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है। मटेरियल्स फॉर ग्रोथ यानी वृद्धि के लिए पदार्थ प्रदान करता है, वृद्धि के लिए पदार्थ, ब्रैकेट में लिख लेंगे। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, बनाए रखता है। रिपेयर टिश्यू यानी ऊतकों का मरम्मत करता है। इसको नोट करिए पहले, हिंदी बोले क्या? ऊपर वाला में ऊर्जा लिख लेंगे, ऊर्जा प्रदान करता है। यानी भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? सर भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। दूसरे नंबर में क्या बोलेंगे? मटेरियल्स फॉर ग्रोथ यानी कि वृद्धि के लिए, लिख लेंगे वृद्धि के लिए सामग्री, वृद्धि के लिए सामग्री यानी पदार्थ, वृद्धि के लिए सामग्री प्रदान करता है। तो केवल लिख लेंगे वृद्धि के लिए सामग्री, हो गया, वृद्धि के लिए सामग्री। उसके बाद लिखेंगे शरीर के तापमान को, बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, मेंटेन करता है। शरीर के तापमान को बनाए रखता है, हो गया, या नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को बनाए रखता है या नियंत्रित करता है, दोनों में से कोई लिख सकता है, नियंत्रित करता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? सर रिपेयर टिश्यू यानी ऊतकों का मरम्मत करता है, ऊतकों का मरम्मत, ब्रैकेट में लिख लेंगे ऊतकों का मरम्मत, ऊतकों का मरम्मत, हो गया। तो ये सब क्या है? तो सर ये फूड हमें प्रदान करता है, फूड से ये सब प्राप्त होता है। चलिए अब आता है सर हमें वाटर क्या देता होगा तब?
वाटर ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। ये यानी पानी भी हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य यानी करता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे कि ये सर हमारे शरीर को बचाता है किससे? डिहाइड्रेशन से। सबसे मुख्य कार्य है सर पानी का। भोजन तो आप ले लिए, भोजन से सर हमें भोजन से ऊर्जा मिलेगा, तब ना हमारे शरीर की एक्टिविटी, शरीर क्रिया के लिए क्या लिखे थे पहले नंबर में? हाँ, ऊर्जा प्रदान करता है। यानी एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज का मतलब होता है शरीर क्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करना। शरीर में पानी, अगर आपको ऊर्जा ही नहीं मिल पाए तो फिर काम कैसे कर पाइएगा? उसके बाद दूसरे नंबर में ये मटेरियल्स फॉर ग्रोथ, यानी ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए ये जो सामग्री प्रदान करता है वो नहीं मिल पाएगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। बहुत लोगों में ग्रोथ जो होता है ये रुक जाता है। तो ग्रोथ रुकने का कारण क्या है सर? किसी का ग्रोथ रुकने का कारण होता है कि उसको सही तरह से भोजन नहीं मिल पाया। यानी एक संतुलित भोजन होता है ना, संतुलित भोजन नहीं मिल पाया तो उस बेचारा को हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा उसको, कुपोषण। अब कुपोषण हो जाएगा मतलब कि पेट बोरा और देह डोरा, तो समझना, पेट निकल जाएगा और शरीर एकदम पतला हो जाएगा। तो पेट बोरा देह डोरा हो जाएगा। तो ये होता है। दूसरे नंबर में मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है भोजन। भोजन से प्राप्त ऊर्जा यानी भोजन ये नियंत्रित करता है। दूसरे नंबर में अगर कोई भी टिश्यू, अगर मान लीजिए किसी भी टिश्यू का हानि हो गया कहीं, जैसे कट गया या कहीं पे अगर घाव हो गया आपको, तो ये उसको मेंटेन करने का काम भी यही करता है भोजन। अरे आप भोजन लीजिएगा, कोरोना काल में याद है सुबह शाम आप लोग क्या ये काढ़ा बना बना के पीते थे। का है काढ़ा बना के इसलिए पी रहे थे ताकि शरीर के जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो सही तरह से वर्क करे, एक्टिव रहे। आपका सारा काम शरीर के इम्यून सिस्टम पर निर्भर है। थोड़ा सा दौड़ लेने के बाद हाँ अब नहीं चला जाएगा, ऐसा होता है ना जी। तो इसका ये सब क्या है? आपका इम्यून सिस्टम सही तरह से वर्क नहीं कर रहा है। कोई अगर मान लीजिए कहीं चले गए, कहीं हल्का ठंडा आपको मिल गया, सुबह में बाइक चला दिए या कहीं चले गए, हल्का ठंडा लगा, उसके बाद आपको बुखार पकड़ लिया, सर्दी पकड़ लिया, या थोड़ा सा धूप लगा आप झिंगुर जैसा गिर गए। तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि आप बहुत अपने आप को स्टैंडर्ड फील करा रहे हैं कि ना हम धूप में जाएंगे ना तो मूर्छित हो जाएंगे। नहीं, आपका इम्यून सिस्टम खत्म हो चुका है, प्रतिरक्षा तंत्र आपका खत्म हो चुका है। कोरोना काल में देखे थे जिसका प्रतिरक्षा तंत्र सही नहीं था वो पहले मरा। अब जितना अमीर लोग होगा उसका प्रतिरक्षा तंत्र उतना कचड़ा होगा। क्या है कि उसको रहना है एसी में, फ्रिज से निकला खाना खाता है। तो गरीब आदमी, हम लोग जैसे गरीब आदमी है, खेत से निकलने वाला सब्जी लेता है। हम लोग को खरीद, अभी भी कुछ लोग का ये एक बीमारी पकड़ लिया है, गांव में फ्रिज आप रखें अच्छा बात है, कोई चीज़ें खराब ना हो, लेकिन फ्रिज जब खोलिएगा, दिल्ली मुंबई थोड़ा है, फ्रिज खोलते हैं उसमें से बियर निकलेगा, ट्यूबर्ग निकलेगा, रम निकलेगा, विस्की निकलेगा, ब्रांडी निकलेगा, ये सब निकलेगा। भाई बिहार है, यहाँ दिल्ली मुंबई में तो खोलिएगा तो भाई हमारे यहाँ से तो मान लीजिए कि पाउच भी लोग उसमें नहीं रख सकता है, देसी पौवा भी नहीं रख सकता है, घर की औरत पीटने लगेगी। तो इस कारण से उसमें रख नहीं सकता है। तो क्या रखाता है? जितना सब्जी है सब उसी में पैक है एकदम। हम लोग को कोई ज़रूरत ही नहीं है कि सब्जियों को हम लोग फ्रीज में रखें तब वहाँ से खाएं। क्यों? क्योंकि हम जहाँ हैं समझिए कि सब कृषि प्रधान क्षेत्र है, मतलब कि यहाँ अधिकांशतः लोग जो है कृषि पर निर्भर हैं। और हम लोग जब मन तब खेत के तरफ में निकले और वहाँ से एकदम हरा भरा सब्जी, बिल्कुल शुद्ध सब्जी को ताज़ा को ला रहे हैं, उसको रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये सब चीज़ें होता है। अब देखिए, तो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए सबसे पहला इसमें मुख्य रोल जो होता है ना, ये अपने इम्यून सिस्टम का है, प्रतिरक्षा तंत्र का है। जैसे बहुत लोग हैं, आपको पता है कि बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है। कुछ लोग हैं जो कि रोज पानी पूरी खा रहा है बाहर का। मान लीजिए ठंडा का दिन आ गया, सर्दी उर्दी तो होगा ही, मारा अब मिलाना चालू कर दिया, उस सब उसमें कौन उसको खाना है, थोड़ा स्वाद भी बढ़ गया। अब उसका जो वायरस है उसमें फैल भी रहा है,
रोज पानी पूरी खा रहे हैं, फिर भी कोई असर नहीं है, कोई बीमारी नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया कितना भी आए कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, एक दिन पानी पूरी खा लिए, पता चला टाइफाइड पकड़ लिया। हाँ, ऐसा होता है। तो ये सब किस पे निर्भर कर रहा है? सब अपने इम्यून सिस्टम पे। तो प्रतिरक्षा तंत्र आपका अगर मजबूत है तब आप किसी भी जगह पे किसी भी तरह से कहीं भी आप बढ़ सकते हैं। तो ये सब जरूरी होता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने इसके बारे में सर, इसके बाद हमें वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, पानी की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ जैसे कि आप भोजन कुछ देख ही पा रहे होंगे, यानी सब हम लोग को जरूरी है। भोजन में एक संतुलित भोजन आपको होना चाहिए। संतुलित भोजन का मतलब हुआ, अब आलू सोयाबीन का सब्जी या भात, इससे काम नहीं चलने वाला है। इसके अलावा और भी आपको अलग अलग प्रकार के ये सामग्रियों को लेना होगा। जैसे कभी घी खाए, कभी दही खाएं, कभी दूध लिए, कभी आपका अंडा खाए, कभी मांस खाए, ठीक है, कभी मछली खाए, सब मिला हुआ होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। अब यहाँ तो मान लीजिए कि जो बच्चा अगर संतुलित आहार नहीं करेगा तो फिर उसका कुपोषण का शिकार हो जाएगा। ऊपर से कितना भी क्रीम रगड़ते रह जाइएगा, जब तक अंदर से ही निखार होता है, बाहर से निखार नहीं होता है। तो इसलिए अंदर से निखार नहीं करे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बादाम की बनी हुई क्रीम लगाते हैं, क्योंकि बादाम जैसा भूरा हो जाएंगे, उजला हो जाएंगे, तो सीधे बादामुए काहे नहीं खा ले रहे हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर बादाम से बनी हुई चीज़ों को आप यूज कर रहे हैं, लगा रहे हैं चेहरे पे, तो उससे अच्छा है कि आप बादामुए खाइए ना, बादाम खाइए, धीरे धीरे आप में निखार आ जाएगा। तो भोजन आपका जितना अच्छा रहेगा वैसा ही आपके शरीर पर अपने आप लाइट बढ़ते चला जाएगा। तो अब इसमें जैसे कि वाटर का हमें क्या काम है, अब सुनिएगा। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे कि सर भोजन में भी भोजन में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यानी भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन? सर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, और उसके बाद एक वाटर भी हो गया। वाटर भी हमारे लिए फूड का न्यूट्रिएंट्स है, फूड न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है। ये हमारे शरीर में सबसे अधिक होना चाहिए। अगर फूड हमारे शरीर, ये जितना आप भोजन ले रहे हैं वहीं उससे ज़्यादा आपको पानी का सेवन करना पड़ेगा, क्योंकि पानी का मुख्य काम है हमारे मेटाबॉलिज्म में, उपापचयन में। मेटाबॉलिज्म क्या है? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब मान लीजिए कि ठंडा का दिन आ रहा है, बहुत लोग इसमें नहाई भी नहीं करेगा, तो खैर पानी बचा रहा है, वो भी अच्छा कर रहा है। सेव वाटर, ड्रिंक अल्कोहल ना। अच्छा, तो उसमें क्या होगा, अब पानी बचा रहा है, किसी दिन अगर कपड़ा उपड़ा खोलेगा, कहीं 7-8 को कपड़ा खोल के ठंडवा में देखते हुए रखेगा, उसके बाद वैसा सेंट मारेगा, अंदर से महकेगा, या आसपास के लोग भी भाग जाएंगे। तो उसमें क्या हो रहा है, वो पानी का सेवन कम करता है। नहीं नहाने से ऐसा नहीं है कि आपका शरीर बदबू मारेगा, लेकिन पानी कम पीने से आपका शरीर बदबू मारेगा। इसलिए क्योंकि आपके शरीर से पसीना नहीं निकलेगा। अब पसीना अगर मान लीजिए कि उसके बाद पानी कम पी रहे हैं, पसीना नहीं निकलेगा, पसीना निकलेगा भी जो, वो समझिए एकदम बदबू देगा। तो ये सब पानी, चूंकि हमारे शरीर में जितना रासायनिक अभिक्रिया होता है, यहाँ तक कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन में भी अगर पानी डालना छोड़ दीजिए तो देखते हैं तुरंत एयर ले लेता है, पानी अगर नहीं रहेगा तो यानी पानी चाहिए। गर्मी के दिन में आप देखिएगा मशीन के बाहर से पानी फेंका जाता है उस पर, यहाँ तो हमारा शरीर जो रोज रासायनिक अभिक्रिया इसमें हो रहा है, उसी को ना मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जिस दिन रासायनिक अभिक्रिया होना इसमें रुक गया तो मुझे उस दिन चल दीजिएगा। तो इस तरह से होता है कि रासायनिक अभिक्रिया हमेशा हो रहा है, तो पानी का सेवन भी ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पानी पिए। कितने स्टूडेंट के पास बोतल है पानी का? बस इतना ही लोग, मतलब आप लोग पानी नहीं पीते हैं ना, घर पे जाके पीते हैं। कितना पीजिएगा, एक टाइम बना होना चाहिए कि इतना समय में आपके शरीर में, क्या अभी बैठे हुए हैं तो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, उपापचयन हो रहा है, तो इतने समय में आप पानी क्यों नहीं दे रहे हैं शरीर को? तो जब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है भाई, एक बोतल नहीं लीजिए, नहीं तो पता चलेगा बाथरूम का लाइनें नहीं टूटेगा। आप एक बार में एक बोतल नहीं पीजिए, लेकिन हल्का हल्का एक बोतल रखिए, हल्का हल्का पानी उस हमेशा निरंतर पीते रहिए। बीच बीच में एक एक कुल्ला पानी जो हुआ आप लेते रहिए, बीच बीच में लेते रहिए। मतलब कोशिश करिए कि एक क्लास के अंदर हम एक बोतल पानी खत्म आए लास्ट में। फिर इस तरह से आपका बॉडी, आप देखिए अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करिएगा।
आपको नींद भी नहीं आएगा। अभी ठंडा के दिन में मान लीजिए कि आप घर से कपड़ा पहन के चलिएगा और क्लास में आके लगेगा गर्मी होने। अब इसमें बहुत लोग नहीं नहाएंगे, उनको और गर्मी होगा, तो पनिया बहुत फायदा करेगा। पानी रखिए। अच्छा, तो ये हो गया आपका। अब देखिए सर, पानी हमारे लिए क्या मदद करता है? तो सर, द वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। वाटर क्या करता है? पानी हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। किसमें? मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में, उपापचयन प्रक्रिया में। और प्रिवेंट करता है, बचाता है किससे? सर, हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लैक ऑफ वाटर, यानी पानी के कमी से बचाता है। चलिए, तो इसके बारे में लिख लीजिए, वाटर लिख कर एरो दीजिए। वाटर यानी जल। जल क्या करता है? तो लिखेंगे सर, इट प्ले एन important role in it play an important role in our metabolic activities, role in our metabolic activities, चाहे processes। ठीक है, it play an important role in our metabolic activities, यानी कि यह हमारे उपापचयन क्रियाओं में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। लिख लीजिए। ठीक है, यह हमारे उपापचयन क्रियाओं में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। हो जाएगा, यह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, दूसरे नंबर में इसी में जल में ही लिखना है सर, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स, यानी बचाता है। सर, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन। सर, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। डिहाइड्रेशन को हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन को? सर, निर्जलीकरण। 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 निर्जलीकरण का मतलब हुआ पानी की कमी, यानी यह शरीर को पानी के कमी से भी बचाता है। बात समझ में आया? सर, यह शरीर को पानी के कमी से भी बचाता है, यानी शरीर में पानी की कमी नहीं होने देगा। ठीक है, अब अगर आपसे बात किया जाए कि डिहाइड्रेशन, कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लैक ऑफ वाटर। लैक ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ? सर, पानी की कमी। पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। पढ़ेंगे कैसे? डिहाइड्रेशन। 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 ठीक है।
हो गया क्या? डिहाइड्रेशन। न्यूट्रिएंट्स अब देखेंगे। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है सर? पोषक तत्व। अच्छा, पोषक तत्व कौन कौन होता है सर? पहले नंबर में कार्बोहाइड्रेट, आप लोग लिखते चलिए, कार्बोहाइड्रेट। दूसरे नंबर में प्रोटीन। तीसरे नंबर में फैट। बाद विटामिन। और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल यानी खनिज। लिख लीजिए इसको। तो ये टोटल न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि पोषक तत्व है। अच्छा, अब बात आती है कि सर भोजन में कौन अधिक मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। भोजन में इसका सर रिच अमाउंट होता है। अरे रिच अमाउंट कहने का मतलब हुआ, आप जो भी भोजन करते हैं ना, उसमें अधिक मात्रा कौन रहता है सर? उसमें अधिक मात्रा रहता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। और कम मात्रा किसका रहता है सर? विटामिन और मिनरल हमें भोजन में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में इसमें मिलता है। कौन? विटामिन और मिनरल। ठीक है, हो गया। तो यहाँ तक आपको पढ़ कर आना है। कल से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कल हम पहले एलिमेंट्री कनाल आप लोग को पढ़ाएंगे, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या रहता है
और वहाँ से एलिमेंट्री कैनाल का एक फिगर बनवाते हुए अब पूरा फ्लो चार्ट बनवा के और तब आगे चला जाएगा। जो बात आज समझाए हैं वो सब लिखवाएंगे। हाँ, एक और चैप्टर आप लोग का चलेगा और 2 बजे से चलेगा। आप शाम में अपना एक समय बना लेंगे, उसमें देख लीजिए।